नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज न्यूज 24 की इस खास पेशकश में हम थोड़ा मंथन करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। कल का दिन, कल जो बीत गया वो था एग्जिट पोल का दिन। और हम ये लगातार कहते हैं, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। जो आंकड़े बताए गए हैं वो अंतिम नतीजे कतई नहीं है, लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, एक ट्रेंड, एक अनुमान, एक दिशा जरूर मिलती है एग्जिट पोल से, पोस्ट पोल सर्वेज से। तो अब ये 2 दिन, आज 8 तारीख, कल 9 तारीख, ये 2 दिन है मंथन के दिन। एग्जिट पोल को लेकर अनुमान लगाए जाएंगे, कयास लगाए जाएंगे, चिंतन किया जाएगा। ट्रेंड क्या है, ऐसा क्यों हुआ, इस पर लगातार 2 दिन माथापच्ची होने वाली है। और 10 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी भी होने वाला है, जब असल नतीजे सामने आएंगे। लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो एनालिसिस होता है वो अमूमन सटीक बैठता है, फिट बैठता है। वी हिट द बुल्स आई मोर ऑफन देन नॉट, और उसके लिए ताली भी बजती है और हम गाली भी स्वीकारने के लिए तैयार हैं। जहां गलत होते हैं, औंधे मुंह अगर हमारा अनुमान गिरता है तो आप आलोचना करें, तो आपकी आलोचना भी सर आंखों पर। लेकिन जो न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आया, बीजेपी की बाँछें खिल गई है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण राज्य राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है, वहां पर कमल फिर से खिलता दिख रहा है। और इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव का। तो सेमीफाइनल में कम से कम हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी अव्वल नंबर से पास होती दिख रही है। और ऐसा 37 साल में पहली बार हुआ है। अगर हमारा आकलन नतीजों में भी तब्दील होता है तो ऐसा 37 साल में 1985 के बाद पहली बार होगा कि जो सत्ताधारी दल है वो फिर से सत्ता पर काबिज होगा। 37 साल बाद ऐसा, नहीं तो हर बार सरकार पलटती रहती है, जिसकी सरकार उसे विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर देती है यूपी की जनता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता दिख रहा है। 294, ऊपर हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, 403 में से 294 का आंकड़ा बीजेपी की झोली में गिर सकता है। और यहां पर +-19, +-19, तो आंकड़ा 313 तक भी जा सकता है और 275 भी हो सकता है। पर 275 में भी जबरदस्त प्रदर्शन कहा जाएगा बीजेपी का, मोदी योगी की जोड़ी का। और वो बीजेपी का पुराना नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मैं एक नया नारा भी दे रहा हूं, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है, ये बात फिर से साबित होगी सही। और योगी है तो यकीन है। कहीं ना कहीं भरोसा फिर से जताया है जो बीजेपी पर, योगी पर। तो मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है कि बात चरितार्थ होते दिखाई देगी। और इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि किसी भी सत्ताधारी दल के लिए यह चुनाव एक टेढ़ी खीर था, क्योंकि 2 साल हम कोरोना काल से गुजरे, एक संकट, संक्रमण काल से, एक आफत, आपातकाल से, जिसमें अपनों को हमने खोया भी, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा, दवाइयों की कालाबाजारी हुई, अस्पताल में भर्ती के लिए लोग गिड़गिड़ाए, जुगाड़ लगाए, मौतें हुई, गंगा में लाशें बहती भी दिखी, बेरोजगारी की मार पड़ी, नौकरियां छीनी गई, तनख्वाहें कटी, मजदूरों का पलायन हुआ।
तो ये तमाम नेगेटिव्स के बावजूद इतना पॉजिटिव रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, काम करता दिखा। और उधर समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए उनके पास मुद्दे भी थे और कहने को एक बहुरंगी गठबंधन, रेनबो कोएलिशन उन्होंने बनाया भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को अपने साथ लिया, पूर्वांचल में एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, इसके अलावा संजय चौहान की जनवादी, अपना दल भी दो फाड़ हुआ, एक समाजवादी पार्टी के साथ गया और चुनाव से ठीक पहले तीन तीन नेता, तीन तीन मंत्री योगी सरकार के वो पाला बदल गए, सब ये आरोप लगाते हुए कि पिछड़ों की, दलितों की, युवाओं की, किसानों की उपेक्षा कर रही है योगी सरकार। और इसमें सबसे बड़ा नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य का, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान। तो कागजों पर केमिस्ट्री की जो बात थी, मैथ की जो बात थी, वो लगा कि समाजवादी पार्टी एक जबरदस्त टक्कर दे सकती है। और 3 महीने हर इतवार को हमने आकलन भी किया और आकलन का लब्बो लुबाब यही निकला था कि क्लोज फाइट है, कांटे की टक्कर है। ज्यादा लोगों ने कहा बीजेपी को बढ़त, बहुत से लोग ये भी कहने वाले थे नहीं समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उसमें तो फासला इतना दूर का था कि जो ये कांटे की टक्कर की बातें हम कर रहे थे वो फिलहाल के लिए, इन 2 दिनों के लिए धाराशाही होती दिख रही हैं। क्योंकि ये किसी भी कीमत पर, किसी भी नजरिए से, किसी भी चश्मे से आप देख लीजिए, ये क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं कहा जा सकता। 294 बीजेपी गठबंधन, 105 समाजवादी पार्टी गठबंधन, और यहां भी +-19 का खेल है। यानी कि समाजवादी पार्टी 86 तक भी जा सकती है, यानी कि ट्रिपल डिजिट्स में ना आ पाए, और बहुत हुआ तो समाजवादी पार्टी 124, 125 के करीब आ सकती है। तो भी ये अंतर 175 के करीब सीटों का लगता है। तो ऐसा क्या हुआ, ये ऐसी लहर, आंधी जो थी बीजेपी की, उसे भांप क्यों नहीं पाए हम, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जो कानून व्यवस्था का मुद्दा था, क्या वो लोगों को भा गया, और खास महिलाओं को क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा भा गया, और साथ ही साथ वो लाभार्थी, जिस शब्द का हम लगातार 3 महीने से इस्तेमाल कर रहे थे, वेलफेयरिज्म, मुफ्त का राशन, क्या ये काम कर गया। और जो हम सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी गठबंधन की भारी पड़ेगी क्या मोदी योगी की जोड़ी पर, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कम से कम ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। और ये अभी आपको हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, क्या के साथ, ये बात मैं कह रहा हूं। अभी जैसा वो करते हैं जब गोरखपुर में होते हैं, गायों के साथ, बछड़ों के साथ, बछिया के साथ उनको खाना चारा खिलाते हुए योगी आदित्यनाथ, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें। इस तस्वीर में एक और बात छिपी हुई है, वो ये, और हम पर आरोप लगे, बहुजन समाज पार्टी ने आरोप लगाए, कमतर आंकी जा रही है हमारी पार्टी, नेशनल मीडिया हमारे प्रति हमेशा नकारात्मक रहा है। अभी रुकिए, नतीजे आने दीजिए, पता लगेगा कि हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन जो हमारा आकलन है, 2 पर बसपा सिमटती दिख रही है और 13% वोट बैंक रह गया है। जो 19 से 22 के बीच झूलता रहता था, उसमें जबरदस्त नुकसान
बीएसपी को होता दिख रहा है। बीजेपी के खाते में 43% वोट बैंक 2017 के 39.40 से भी ऊपर। समाजवादी पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। 2017 में 22-22.5%, तीसरे नंबर की पार्टी थी वोट प्रतिशत में, तो 13% का इजाफा हुआ, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ है। और इसमें बड़ा खेल यह हुआ कि एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट हुआ, सीधी टक्कर थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। तो 35 का आंकड़ा देखने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन नाकाफी साबित हुआ है। और कांग्रेस, ऐसी आशंका भी हो सकती है कि वो अपना खाता ही ना खोल पाए। एक सीट हमारे आकलन, हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस जीतेगी और यहां पर +-1। तो ऐसा भी हो सकता है खाता ही ना खुले। यही हाल बीएसपी का भी हो सकता है कि बीएसपी का खाता ही ना खुले। तो यहां पर कुछ हद तक बंगाल की, पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिख सकती है क्या, जहां पर सीपीएम और कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी, पर वहां पर तृणमूल बाजी मार गई थी। और पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल्स औंधे मुंह भी गिरे थे। हम नहीं गिरे, हमने 195 सीटें तृणमूल को दी थी, लेकिन औंधे मुंह गिरे थे। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो अनुमान दिख रहे हैं, जो एक सेक्युलर ट्रेंड, जो मेरे दोस्त और सहयोगी सुकेश रंजन कल जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, सेक्युलर ट्रेंड हमें बता रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अंतर फासला बहुत बड़ा है। और सबसे कम सीटें भी जिसने दी हैं बीजेपी को, वो 211 का है, और ऊपर का आंकड़ा तो 326, पिछली बार की 325 सीटों से भी ऊपर हो सकता है। तो अब थोड़ा मंथन की बारी, 2 दिन मंथन की। एग्जिट पोल आ गए, 2 दिन मंथन, असली नतीजे 10 तारीख को। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में ही मौजूद हैं। शरद गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं। ब्रजेश शुक्ला लखनऊ से जुड़े, कल भी हमारे साथ जुड़े थे। और ब्रजेश भाई, मैं माफी चाहूंगा, ऐसी आपाधापी थी खबरों की, आपसे मैं कोई सवाल नहीं पूछ पाया, वक्त नहीं दे पाया। आज पूरा वक्त दूंगा, भरपाई करूंगा उसकी। और विकास पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ब्रजेश, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांटे का मुकाबला चल रहा है जी, टू क्लोज टू कॉल, स्लाइट एज टू द बीजेपी। पर जब आंकड़ा सामने आया, एग्जिट पोल सामने आया, तो ये अंतर तो बहुत बड़ा है। ये तो रिपीट परफॉर्मेंस हो रही है। 2017 से भी ज्यादा वोट लेती दिख रही है बीजेपी, मत प्रतिशत की बात करूं तो। भांपने में इस आंधी को चूक कहां हुई, क्या कर गया काम बीजेपी के लिए? तो संदीप जी, ये कोई आज की बात मैं ये नहीं कहता कि ये आंकड़े ही सही हैं, ये जो एग्जिट पोल आया वही सही है। लेकिन एक बात हमेशा मैं कहता रहा हूँ, तरन जी बैठे हुए, मैं जब उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा था तो मैं बार बार तरन जी को फोन करता था, मुझे एक करंट दिख रहा है। तो ये कहते थे, कहीं हाँ कहते थे, कभी कहते थे। मैं कहता था कि मुझे लग रहा है, हो सकता मैं गलत, कि एक दृष्टि दोष हो जाता है कभी कभी कि साहब हम गलत समझते हैं, गलत देखते हैं। लेकिन मैं जिस गांव में जाता था तो वहां पर एक चीज दिखती थी कि जो लाभार्थी वोटर है वो एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है गांव में कि वो कुछ वो चेहरा नहीं देखना चाहता और वो कोई मुद्दे नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि संकट के समय इन्होंने मेरी मदद की है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने कुछ दिया है। और ये तमाम जो योजनाएं चली मोदी की और योगी की, उसका जिक्र होता था। जब मैं ये बात करता था तो मुझे फिर भ्रम होता था कि ये क्यों कह रहे हैं। लेकिन अब मैं इस चीज को फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई ऐसा ही परिणाम आएगा। लेकिन मैं शरद जी से बार बार मैं फोन करके कहता था, शरद जी कुछ मुझे करंट दिख रहा है
अब मैं गलत हूं या सही है आप बताइए। तो मैं आपको करंट दिख रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि शॉर्ट सर्किट होने वाला है बीजेपी का, और आपने एक बड़ी मार्के की बात कही ब्रजेश, वो ये कि ये जो लाभार्थी की आपने बात की कि संकट के समय में हमें कुछ दिया, किसी ने, एक मिनट सुनिए ना, किसी ने कुछ दिया। तो दरअसल जो मैंने शुरुआत में भी कहा, ये कोरोना काल किसी भी सत्ताधारी दल के लिए एक कमजोरी साबित हो सकता था। भाई लोग परेशान थे, गुस्साए थे, अपनों को खोया भी था, पर अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने में कामयाब हो गई क्या बीजेपी? क्या हम इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं? हाँ, वो दौर था संदीप जी जिस समय लोग इनका नाम सुनना नहीं चाहते थे। ऑक्सीजन की कमी थी, बेहद स्थितियां खराब थी। सरकार जो ही कहती थी कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, फिर लोग नाराज होते थे और तमाम बातें कहते थे। लेकिन उसके बाद जो कार्यक्रम चलाया लोगों के लिए कि साहब जो लोग निकल नहीं पा रहे थे, जो लोग जिनके परिजन बाहर पड़े हुए थे, जिनको अनाज नहीं मिल पा रहा था, और जिन चीजों का जिक्र करते थे, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर एक बात कानून व्यवस्था, ये जो जो बुलडोजर किया जा रहा था उतने ही योगी का कद बढ़ता जा रहा था। लोगों को लगता था ये मैं तो उन लोगों में रहा हूं, मैंने देखा है कि जब लोग बाकायदे आते थे हमारे ऑफिस में, मैं जागरण में था, हिंदुस्तान में था, तो वो लोग आते थे, कहते थे मेरा प्लाट कब्जा हो गया है और क्या करें। तो बहुत लोगों को मैंने फूट फूट के रोते देखा है कि साहब ये फला पूरा पूर्वांचल के फला माफिया के लोग हैं। ये बाकायदे लखनऊ में आम बातें थी। तो ये तमाम चीजें तैरती रही और उसी ये लोगों को पसंद आता था कि साहब इतने बड़े उसमें एक कार्रवाई गलत थी, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन लोगों को लगता था कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना रहा। मैं पश्चिम का दौरा कर रहा था तो सारी चीजों पर ये कानून व्यवस्था हावी था। वो सरकारी सहायता जो लोग उस पर भी ये हावी हो रहा था। हर आदमी लोग कहते कहते इतनी परेशानियां हुई हैं, इतना कष्ट हुआ है, इतना मैंने झेला है, लेकिन चलो बहू बेटी की इज्जत तो सुरक्षित है। ये शब्द मैंने बुंदेलखंड में सुना, ये पूर्व पश्चिम में भी सुना। और इसीलिए मैं जब ये यादव बेल्ट का दौरा कर रहा था, मैं गांव गया तो मुझे लगा कि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। पर इतना बड़ा मुद्दा होगा कानून व्यवस्था का, मुफ्त राशन लाभार्थी का, एक मिनट सुनिए ना, कि फासला 250 सीटों का हो जाएगा, क्या इसका अंदाजा था कि 100 के लगभग निपट जाएगा समाजवादी गठबंधन और 300 छू जाएगी बीजेपी? नहीं, ये मैंने नहीं सोचा था, ना मेरा आकलन है, अभी भी ऐसा लगता है। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि एक चीज मैं देखता जाता हूं हर चुनाव में कि जो सीटें बीजेपी की कमजोर होती है, सपा कमजोर होती है, उन पर मैं नजर रखता हूं। ये देखता हूं कि क्या चुनाव के 2 दिन पहले ये सीटें का हाल क्या है। यदि कमजोर की कमजोर रही वो सीटें, तब ये जान लेता हूं कि कोई करंट नहीं है किसी का। यदि वो अकस्मात 2 दिन के अंदर वो लड़ाई में आ गई मजबूती से, तो मैं जान लेता हूं कि कोई ना कोई करंट है जिससे लड़ाई मारी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आजमगढ़ का। आजमगढ़ में गया, मेरा एक नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। इस बार हवा बदली है, आजमगढ़ में कभी बीजेपी नहीं लड़ पाई, इस बार जबरदस्त लड़ाई हुई है। मैं अम्बेडकर नगर की बात कर रहा हूँ, अम्बेडकर नगर खास अकबरपुर सीट की, वो लड़ाई में नहीं थी। चुनाव मतदान जब होने लगा तब लोगों को पता चला कि ये क्या है। तो इससे आकलन होता कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज थी जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। तो आपने करंट शब्द का जो इस्तेमाल किया, ठीक है शरद गुप्ता, वो करंट क्या मैं कहूं अंडर करंट और दृष्टि दोष का भी इस शब्द का इस्तेमाल किया ब्रजेश ने। शरद, क्या अंडर करंट हम भांप नहीं पाए और जो वो कागजों पर एक गणित दिख रहा था कि भाई महंगाई बेरोजगारी इसकी एक समस्या थी, कोरोना काल से हम उबर रहे थे, ये भी एक दिक्कत थी बीजेपी के लिए, और कि भाई पश्चिम में आरएलडी को साध लिया तो जाट मुसलमान का कॉम्बिनेशन कर जाएगा काम, मध्य में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन करेगा, पूर्वांचल में राजभर आ गए जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। तो कागजों पर जो गठबंधन की मजबूती दिख रही थी उसके चलते क्या दृष्टि दोष हो गया, अंडकरण नहीं भांप पाए हम लोग? देखिए, मेरी आपसे पहले चरण के बाद बात हुई थी
और मैंने आपको बताया था कि मैं जेवर से, मतलब नोएडा से निकल के जेवर, जेवर से बुलंदशहर, बुलंदशहर से अलीगढ़, अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये सारी जगह गया था। और आप जो कार्यक्रम में भी बात हुई तो बस उसमें मैंने बताया था कि जो जाट है इस क्षेत्र का, कि वो एक गन्ना बेल्ट है उसके जाट थे, और एक ये आलू बेल्ट है जिसके जाट थे। तो आलू बेल्ट के जितने भी जाट थे वो बीजेपी के साथ। मैं जाटों के गांव में गया, जातियां पूछ पूछ के कि भाई यहाँ पे बैकवर्ड्स का, प्रजापति का कौन सा टोला है, वहां गया। तो ये बात सही है कि वहां पे मुझे अधिकतर भाजपा की समर्थक मिली, और जितनी बातें जयेश जी कह रहे हैं प्रथम चरण में मुझे वो सारी चीजें दिखी। ये जरूर है कि मैं मेरठ और मुजफ्फरनगर जो गन्ना बेल्ट थी उस पर नहीं गया था, और उसमें मुझे दूसरे लोगों पे भरोसा था कि उनका कहना था कि सब वो गठबंधन की होता। तो इसलिए वो दो अलग अलग स्ट्रीम्स थी पहले चरण में। उसके बाद दूसरे चरण, तीसरे चरण में मैं कुछ जगह गया था, और चौथा चरण लखनऊ के आसपास का था, वहां गया। पांचवें चरण में भी मैं था, छठे और सातवें चरण में नहीं था। लेकिन जितना मैंने देखा, जो रिपोर्ट्स मिल रही थी उसमें लड़ाई कड़ी थी। लगातार मैं कह रहा था अखिलेश यादव को भीड़ बहुत मिल रही है, बहुत जबरदस्त उत्साह है उनके जहां भी जाते हैं। लेकिन ये भी सही है कि जब वो वृंदावन और मथुरा गए थे, कि मैंने लिखा भी इस चीज को कि ब्रजभूमि, उनके जो कन्नौज, मैनपुरी, शिकोहाबाद, इस सबसे सटा हुआ मथुरा और आगरा का इलाका, वृंदावन का इलाका, जिसे आप यदुवंशी, अगर वो कहते हैं कि सब हम यादव वंश जो है तो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो कहीं भी उत्साह नहीं दिखा, न मथुरा में न वृंदावन में। और उनके साथ करीब 100 वाहन चल रहे थे, जिसमें करीब 10 या 15 बसें भी थी, और उसमें कुछ लोगों से बात हुई तो लोग कानपुर तक से उनके उस काफिले में शामिल हुए थे। तो जहां भी जाता तो वो ढेर सारे लोग अपनी गाड़ियों से उतर के भीड़ लगा लेते। तो इस क्षेत्र में तो मुझे क्लियरली दिखा था कि बीजेपी का, और ये मेरी ब्रजेश जी से भी बात हुई थी कि मैंने बताया था कि ऐसा यहाँ पे दिखा है। लेकिन इसके आगे जैसे धीरे धीरे चलते गए तो वो बीजेपी का जो करंट था, मुझे करंट कह रहे हैं ब्रजेश, मुझे वो उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। तो आप इसको दृष्टिभ्रम भी कह सकते हैं, परसेप्शन मेरा ठीक नहीं हो पाया, या वो जिन वर्गों से मैं बात कर रहा था उन वर्गों ने मुझे या क्लियरली नहीं बता पाया, जो भी था। लेकिन मुझे पहले चरण के बाद वो करंट नहीं दिखा जो पहले चरण में दिखा था। तो इतना बड़ा फासला, इसके पीछे सुकेश, जब तक आप आए स्टूडियो में, मैंने कहा एक नारा बड़ा बुलंद होता था कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं एक और नारा जोड़ रहा हूं इसमें। ये आंकड़े क्या इस बात की भी गवाही दे रहे हैं कि योगी है तो यकीन है। ये भरोसा, एंटी इनकम्बेंसी के सारे फैक्टर्स मौजूद थे, उसके बावजूद 300 के करीब का आंकड़ा, तो मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है वाला काम हो गया है क्या? कि कल भी मैंने कहा था संदीप आपको कि अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये चुनाव होप का चुनाव है। आपको एक ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। आप सिर्फ जातियों को जोड़ के एक रेनबो कोलिशन बना के भाजपा से मुकाबले में नहीं जा सकते। आपको ग्राउंड पे 24/7 वर्क करना पड़ेगा अगर आप भाजपा का मुकाबला करना चाहते हैं। इन विषम परिस्थितियों में, जब कोरोना काल था, लेकिन हम सबको डाइसेक्ट करें, ये हमारे देश में और गांव देहात में और बिहार यूपी में क्या कोई पहली बार ऐसा हुआ होगा कि डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया और मरीज की मौत हो गई? ये वहां के लिए आम बात है। लोग यूज टू, हम दिल्ली में इसके लिए हल्ला मचाते हैं कि डॉक्टर नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया। वहां के लिए ये आम बात है। इंटरनलाइज कर दिया लोगों ने कि अरे भाई देखिए वर्ल्ड में भी ऐसा ही हो रहा है, हाँ हम तो कोशिश कर रहे हैं। और उस दौरान भी बीजेपी जो ये नैरेटिव सेट करती रही कि हम तो कम से कम सड़कों पे हैं, विपक्ष सड़कों पे नहीं था। और वो मिस किया लोगों ने। उन्हें लगा कि अगर
कोई कुछ कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो शायद बीजेपी ही कर रही है, सरकार ही कर जबकि रही है। वो सरकार की ही तो जिम्मेदारी होती है नहीं, ना। लेकिन आप स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार देगी, विपक्ष थोड़ा वहां पर अस्पताल खुलवाएगा। विपक्ष की पर वो जिम्मेदारी, नैरेटिव कर दिया बीजेपी विपक्ष की ने। जिम्मेदारी ये होती है कि जहां सरकार फेल कर जाए तो वो सड़कों पे आके उसके लिए संघर्ष करे। ये नहीं 3 महीने पहले, चुनाव से 3 महीने पहले आप जागे और मुद्दे उठाने आप लगे। अपने टर्न का वेट करते रहो कि अगली सरकार इसके खिलाफ बहुत एंगर आ जाएगा और लोग आपको नैसर्गिक तौर पे वहां बिठा देंगे। वो जमाना खत्म हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे इस तरह की राजनीति, और मैं बार बार ये कह रहा था इन 3 महीनों में, अगर आपने ध्यान दिया हो कि बसपा का कमजोर होना वो सीधा सीधा भाजपा को मदद करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और पहले भी 14, 17, वो साबित होता दिख रहा है यहाँ पर। 8 से 9% की जो नुकसान बीएसपी ने उठाया है, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है यहाँ वो बीजेपी लग रही है। भाई आप देखिए 2 चीजें हैं जो बहुत स्ट्राइकिंग है। कल के जो चाणक्य का जो एनालिसिस है, न्यूज 24 चाणक्य का, 34% जाटव वोटर, बीएसपी श्रिंक कर गई थी सिर्फ जाटव वोटर तक, ऐसा लगता था कि वो नहीं टूट रहा, लेकिन 34% जाटव वोटर ने वोट किया है भाजपा को, 47% ने किया बसपा को, वेरी क्लोज। और जो एक रेनबो कोलिशन बनाया अखिलेश ने, जिनके दम पे वो सत्ता में आने का सोच रहे थे, उसके बावजूद 64% ओबीसी ने वोट किया बीजेपी को। तो न सिर्फ बीजेपी ने अपना किला बचाए रखा, उसने कुछ एड ऑन कर लिया, क्योंकि ये सीधा सीधा बाइपोलर फाइट था। ये 2017 के आंकड़े से ऊपर मत प्रतिशत ले गई बीजेपी। बिल्कुल, वो बाइपोलर फाइट में ये होना था कि दोनों के मत प्रतिशत हो सकता है बढ़ जाए। अगर समाजवादी पार्टी का, अगर ओबीसी पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया होता तो शायद ये उल्टा होता, लेकिन उसको तो शायद बचा ही लिया। ये जो इतना बड़ा अंतर, हम लगातार मैं कह रहा था कि एक एज दिखता है भाजपा को, हाँ वो एज इसलिए था, ऐसा जबरदस्त एज होगा। बिल्कुल, मुझे अब ये समझ में आता, अगर ये आंकड़े सही हैं तो उसको एनालाइज इस तरीके से करना पड़ेगा कि ओबीसी तो नहीं टूटा, बल्कि बसपा टूट के बीजेपी की तरफ आ गई, बसपा का काडर भी बीजेपी की तरफ आ गया, और इसीलिए ये इतना लंबा चौड़ा फिगर दिखता है। टेकअवे ये है, मुझे साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आप 3 महीने का चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, ग्राउंड पे रहना पड़ेगा, हर एक चीज पे आपको लोहा लेना पड़ेगा सत्ता पक्ष से, तब जाकर आप इसमें एक कहानी और छिपी हुई है। सत्ता पक्ष से तथाकथित तौर पर सबसे ज्यादा लोहा लेती दिखी कांग्रेस पार्टी। तमाम ये मुद्दे उठाए, सड़कों पर गए, कोरोना की बात उठाई, दलित लड़की के बलात्कार और उसके अंतिम संस्कार की बात हो, किसानों की बात हो, खाता भी ना खोल पाए, ये आशंका मुंह बाय खड़ी है कांग्रेस के सामने। 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पे लड़ी होगी, 2 दशक बाद। आप भी 6 महीने, साल भर, 2 साल में आपका संगठन ही खड़ा नहीं हो पाता। और जब आपको कोई होप ना दिखे, जब सीधी सीधी बाइपोलर फाइट हो जाए, तो आपको दरअसल ग्राउंड को कल्टीवेट करना नर्चर करना पड़ेगा ना। आप बहुत दिनों के बाद आए, अचानक से 403 सीटों पे उम्मीदवार उतार दें, और उसमें क्या प्रियंका गांधी ने खुद क्या प्लंज लिया। एक बड़ी डिबेट इस बात को लेकर हो रही है कि प्रियंका गांधी अगर फ्रंट से लीड कर रही थी तो उन्हें कहीं अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, बनारस कहीं की सीट से उतर जाना चाहिए, तो लड़ना पड़ेगा। तो आपको हेड ऑन, अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जगह बनाई इस पॉलिटिक्स में, इस कट थ्रोट कंपटीशन में। वो शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े हो गए और शीला दीक्षित को हरा दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ पांव फैलाए, तो वो पंजाब में नहीं, कांग्रेस की गत इस चीज में भी देखी जा सकती है ना। अगर खाता नहीं खुल रहा है तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि रायबरेली, अमेठी में पूरी तरह से साफ, जो इनके गढ़ रहे हैं दशकों से। मैं एक बात और बता दूं, रायबरेली, अमेठी कई बार वहां लोकसभा का चुनाव जीतती रही है कांग्रेस, लेकिन विधानसभा के चुनाव में कई बार हारी है बीजेपी, हारी तो कई बार हारी है कांग्रेस। पर मौजूदगी इक्का दुक्का सीट पे तो दिखाएंगे ना। इक्का दुक्का सीट पे हो सकता है कि वो संघर्ष करते हुए दिखे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट जो 80 के बाद आज तक नहीं हारी, 80 से लगातार, वो रामपुर खास है। वो प्रतापगढ़ में आती है, वो प्रमोद तिवारी की सीट थी, वहां से उनकी बिटिया चुनाव लड़ रही हैं, और समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। अगर वो सीट भी कांग्रेस नहीं जीतती है, इसका मतलब है कि लोगों ने कैंडिडेट को नहीं देखा है। अगर इन एग्जिट पोल पे जाए तो योगी पर यकीन है, वो वाला काम भी हो गया।
और आपको शुरुआती दौर से ही 3 महीने हमने चर्चा की संजय, आप कह रहे थे हाँ क्लोज कॉन्टेस्ट तो है, बीजेपी को एज है, पर ये एज इतनी बड़ी होगी, ये फासला 250 सीट का होगा, ये रिपीट हो जाएगा 2017 का, क्या इसका आपको अंदाजा था? पहला सवाल। और दूसरा, अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो बड़ी वजहें आपको क्या दिखाई दी? संदीप, मैं स्पष्ट कहूंगा कि इस बात का तो अंदाज नहीं था कि 2017 रिपीट हो जाएगा, लेकिन जब मैं कहता था एज है तो दिमाग में कहीं ना कहीं होता था कि बहुत मामूली एज नहीं है, एज तो है। और इसी वजह से जो कि एज बहुत साफ दिखाई पड़ता था, इसी के लिए आपको संदीप याद होगा, आपके साथ तमाम अदर दूसरे चैनलों में और अपने लेखों में मैं इस बात का जिक्र हमेशा करता रहा। नहीं, 2 दिन पहले आपने मेरे ही शो पर यह बात साफ कही थी कि देखिए छठे चरण के बाद ही 200 का आंकड़ा तो पार कर लिया है। आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया, पर आप जब बीजेपी को आगे बता रहे थे तो वो जाहिर था कि 200 का आंकड़ा तो छठे फेज पर ही पार हो चुका है। ये बात आपने कही थी। तो मैं इस बात को हमेशा से बरकरार रहा इस बात पर कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन स्पष्ट कहूंगा 2017 की परफॉर्मेंस को रिपीट कर देगी, ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी जीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन के बदौलत वो कुछ सीटें निकाल पा रहे थे, उनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा था। लेकिन सुकेश जिस बात का जिक्र कर रहे थे, हमें उस बात का आकलन पहले से करना चाहिए था कि बीएसपी जिस तरह से नीचे जा रही थी, और सुकेश इस बात को बार बार कह रहे थे, बीएसपी का नीचे जाना बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा, और ये जिस तरह के अनुमान आ रहे हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीएसपी का जो नीचे जाना है वो बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचा रहा है, और इस वजह से बीजेपी उसी आंकड़े के आसपास दिख रही है जो आंकड़ा उन्होंने 2017 में छुआ था। अब इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, इस बात का जिक्र मैं हमेशा करता रहा, अभी भी नहीं मैं मानता हूं कि बेरोजगारी समस्या नहीं है। इतनी बड़ी जीत बीजेपी कर ले, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जनता के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, प्राइस राइज एक बड़ी समस्या है, कोविड चुनाव में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस समस्या, क्या यही वोटिंग का एक मात्र आधार होगा वोटर का? ये मैं बराबर कहता था कि समस्या है, लेकिन ये आधार नहीं है वोटिंग का। वोटिंग का आधार बहुत दूसरे तरह की जो चीजें वो आधार है। इस वजह से जब आप बात करें लोगों के से तो लगता था भाई बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, प्राइस राइज इतनी बड़ी समस्या है, क्या इसके बावजूद लोग वोट करेंगे? और मैं कहता था कि इसके बावजूद लोग वोट कर रहे हैं। आप ऐसे वोटरों से मिलते थे, हम जो कहते थे हाँ बेरोजगारी है, ये महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन वोट किसको जाएगा? वो बीजेपी को जाएगा। वो भरोसा क्यों जताया जनता ने, यही तो यक्ष प्रश्न है। दो तीन चीजें हैं जिस बात का सुकेश भी जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ गठबंधन के बदौलत आप चुनाव नहीं जीत सकते। गठबंधन के बदौलत आप एक जनाधार अपना बढ़ा सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया, लेकिन चुनाव जीतने के लिए और ऐसी बड़ी पार्टी को हराने के लिए जिसका इतना बड़ा जनाधार है 2014, 2017, 2019 के चुनाव के नजरिए से, उसके लिए आपको अट्रैक्शन, आप में अट्रैक्शन होना चाहिए, एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन कि नहीं इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है, बाय डिफॉल्ट नहीं कि भाई अब हम नाराज हो रहे हैं बीजेपी से तो चलो अब मन मार के समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, मन मार के अखिलेश को मुख्यमंत्री बना लेंगे। ऐसी स्थिति में आप चुनाव नहीं जीत सकते इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ। तो अट्रैक्शन नहीं था, इस बात का जिक्र मैंने कई बार किया है। हाँ। कि अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ गठबंधन के बदौलत आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। संजय देखिए, इतनी बड़ी पार्टी, ये पार्टी इतनी ही बड़ी थी और साथ में नीतीश कुमार भी थे, एक चेहरा भी ऐसा, योगी आदित्यनाथ के चेहरे से मैं कमतर नहीं मानूंगा नीतीश कुमार के चेहरे को, भरोसे की बात हो तो, ट्रस्ट की बात हो तो। पर हमने बिहार में देखा और इकलौते ही लड़े तेजस्वी कि वो कांटे की टक्कर हुई, आखिर नतीजों में 15 सीटों का ही अंतर रह गया, पर यहां तो अंतर 175 सीटों का है। देखिए, आपकी एक बात से मैं मतभेद रख रहा हूं, भाजपा बीजेपी के, यूपी की भाजपा और बिहार की भाजपा में अभी भी बहुत अंतर है। हाँ। ये वो भाजपा नहीं है, यहाँ भाजपा पिगी बैंक नहीं कर रही है, किसी छोटी पार्टी के साथ गठबंधन बना के सरकार नहीं बनाया है। तो बिहार और की भाजपा और यूपी की भाजपा की हम तुलना फेयर पॉइंट विकास, ये आंधी चल रही थी जी, और हमारे शरीर के किसी हिस्से को छूती नहीं दिखाई दी। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बहुत से लोगों ने कहा हाँ जी एज है, किसी ने स्लाइड, किसी ने थोड़ी एज,
ऐसा मुझे कोई नहीं मिला था पिछले 3 महीनों में जो ये कहता हो कि बीजेपी 300 पार। बीजेपी कहती थी, पत्रकार कोई मुझे ऐसा कहते नहीं सुना कि नहीं जी 300 आ रही है बीजेपी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, सही बोल रहे हैं आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ हाँ सुन पा रहा हूं मैं। वही वो आंधी मिस कैसे हो गई? हाँ, देखिए ऐसी बात है कि 2 इसमें मुझे पहलू लगते हैं। पहला ये है कि हम लोग क्योंकि भाजपा इतनी सशक्त यूपी में, जो एग्जिट पोल अगर अभी बता रहा है तो तीसरी बार दिखाई देगी 2014 ऑनवर्ड्स। तो हम लोग क्या है कि बहुत साल से जो लोग पॉलिटिक्स को देखते रहते हैं, कवर करते रहते हैं, हम जब ट्रांजिशन हो रहा होता है तो मानते हैं कि ये ट्रांजिशन तभी तक वैलिड है जब तक हमें वो लहर दिखाई दे अपने आसपास। अब ऐसा भी कई बार संभव है और ऐसा होता है कि अगर वोटर की नजर में बीजेपी अब डिफॉल्ट ऑप्शन बनती जा रही है, मतलब अगर आप मुस्लिम यादवों का सेक्शन छोड़ दें तो धीरे धीरे सहज भी होने शुरू हो जाएंगे, और जब वो सहज होकर वोट डालेंगे तो आपको उतनी ज्यादा आंधी नहीं दिखाई देगी। दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग क्या है कि हर चीज का राजनीति में एक 20-30 साल का फेज आता है। तो जैसे मंडल का जब फेज आया 1990 के आसपास, जब मंडल कमीशन लागू हुआ और एक तरह का पूरे उत्तर भारत में अगड़ा और पिछड़ा वाला एक इक्वेशन शुरू हो गया। मंडल का मंडल एक साथ आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे आप लोगों ने सबने देखा 1993 के बाद जो है वो कमंडल थोड़ा सा कमजोर पड़ना शुरू हुआ, और मंडल की राजनीति, या हम ये कह रहे हैं कि जातिगत राजनीति जो है, पिछड़ों वाली, दलितों वाली, वो राजनीति जो है ज्यादा सफल होती दिखाई दी। अब हमारा माइंड फ्रेम वहीं पे है। यह संभव है कि जो लैंग्वेज कास्ट कॉम्बिनेशंस की है वो अभी उतना ज्यादा अपील नहीं कर रही है उत्तर भारत में, स्पेशली यूपी में पिछले 5-7 साल से, जितना हिंदुत्व की लैंग्वेज करने लग गई है। तो अगर ऐसा हो रहा है, जो हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा आगे भी, अगर ऐसा हो रहा है तो यह संभव है कि केवल कास्ट इक्वेशन से अब आप अपील न कर सकें। कास्ट बीजेपी भी कर रही है, अति पिछड़े वाला पे जा रही है। नहीं, मतलब कमंडल और मंडल का वो घालमेल, वो ब्लेंड बरकरार रखा बीजेपी ने। जी, क्योंकि देखिए अभी क्या है, बीजेपी का आउटरीच है या नॉन जाटव आउटरीच है, और कभी कभी जाटवों में भी है। इस बार तो जाटवों में भी उन्होंने प्रयास किया, बेबी रानी मौर्य को काफी घुमाया। तो उसमें ऐसा होता है कि वो हिंदुत्व के साथ अलाइन करके आ रहा है। हमारी पुरानी सोच ये बोल रही है 90 ऑनवर्ड्स कि जब जातियों के समीकरण बनेंगे तो हिंदुत्व को तोड़ते हुए बनेंगे कहीं ना कहीं, इस पे हम चले। तो मान लीजिए उल्टा हो रहा है कि जातियां अब जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर बनते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के लिए, तो केवल कास्ट कॉम्बिनेशन से कुछ नहीं होगा। शायद उसमें करना ये चाहिए था कि समाजवादी पार्टी को, जैसे सुकेश ने भी बोला, पिछले कई साल से अगर ये जमीन पर एक्टिव रहते और तमाम वो मुद्दे उठाते, जब कोरोना की वेव चल रही थी, जब हाथरस था, तब इनको जमीन पर एक्टिव रहना चाहिए था। इन्होंने शायद सोचा कि अगर हम थोड़ा प्लस माइनस जातियों का कर लेंगे कुछ नेता लाके, तो ये बीजेपी को टक्कर देनी है तो 3 महीने की लड़ाई से काम नहीं चलना है। लंबी लड़ाई के लिए, लंबी तैयारी के लिए संगठन की मजबूती और मुद्दे लगातार उठाने का मादा दिखाना पड़ेगा। क्या ये लब्बो लुबाब दिखाई दे रहा है? लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, ये हमारा एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, ये आकलन है। अंतिम नतीजे 10 तारीख को आएंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन मंथन जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।